हे गाइस। आज हम लोग अपने एंगुलर की सीरीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटा डाटा के बारे में। ठीक है। तो मेटा डाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट स्टाइल यूआरएल, स्टाइल्स, रिजर्व वाइट स्पेस, व्यू प्रोवाइडर, एनकैप्सुलेशन प्रोवाइडर्स, इनपुट एंड आउटपुट, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, मेटा डाटा के बारे में जानेंगे, सॉरी। ठीक है। तो इससे पहले हमने जो है लास्ट क्लास में आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताया था। ठीक है। उससे पहले आपने डेकोरेटर्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। उससे पहले आपने बूटस्ट्रैपिंग इन एंगुलर के बारे में जाना था। ठीक है। उससे पहले आपने पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में जाना था। उससे पहले आपने फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंगुलर के बारे में जाना था। और उससे पहले आपने एंगुलर के बारे में और उसके इंस्टॉलेशन के बारे में जाना था। तो अगर आपने हमारे पूरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए पुराने वीडियोस देखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है। तो उसके लिए, तो ये सारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। हमारे चैनल का नाम है लर्न कोड विद अकी। ठीक है। यहाँ पे हम बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल बनाते हैं। आप कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम एंगुलर के अलावा और भी बहुत सारे सीरीज लेके आने वाले हैं, जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, सी शार्प हो गया। ठीक है। और बहुत ही जल्द गिटहब का भी हम लोग लेके आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा टॉपिक है मेटा डाटा। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले की क्लासेस में डेकोरेटर्स के बारे में बताया था। ठीक है। डेकोरेटर्स मैंने बताया था कि कोई भी चीज जो कि एट डायरेक्ट से स्टार्ट हो रही हो और ब्रैकेट ब्रेसेस से बंद हो रहा हो, वो हमारे डेकोरेटर्स हैं। ठीक है। ये डेकोरेटर्स क्या करते हैं? क्लासेस को डेकोरेट करते हैं और बताते हैं कि तुम भैया किस तरीके से बिहेव करोगे, क्या काम करोगे। ठीक है। किसकी हेल्प से बताते हैं? इन मेटा डाटा की हेल्प से बताते हैं। ठीक है। और डिटेल में जानना हो तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके आप पुराने वीडियोस देख लें। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट यूआरएल और टेम्पलेट के बारे में। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा वही पुराना एप्लीकेशन है जो कि हम अभी तक यूज करते आ रहे थे। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। ठीक है। तो npm start। तो हम लोग का अभी ये बंडलिंग हो चुकी है। अभी एप्लीकेशन ऑलरेडी मतलब रन हो चुका है ऑलमोस्ट। जब तक ये रन हो रहा है, हम लोग एक काम करते हैं। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। ठीक है। हेलो माय फ्रेंड कहाँ से आ रहा था? आप लोग को याद होगा, ये आ रहा था हमारे ऐप कंपोनेंट और एचटीएमएल से। ठीक है। अब देखिए ये ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल कहाँ पे कॉल हो रहा है? हमारा ऐप कंपोनेंट में। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ। अब ये देखिए ऐप कंपोनेंट के अंदर जो हमारा कंपोनेंट नाम का जो डेकोरेटर है, ठीक है, एट द रेट कंपोनेंट। ठीक है। जो भी चीज एट द रेट से शुरू होती है और ब्रैकेट से बंद होती है, वो हमारे डेकोरेटर्स होते हैं। जो कि इसके अंदर जो है बहुत सारे मेटाडाटास होते हैं। ठीक है। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं, इस वाले कंपोनेंट वाला जो डेकोरेटर है उसके अंदर एक हमारा सिलेक्टर है, जो कि आप समझ लीजिए एक तरीके से इसका नाम हो गया सिंपल, मतलब नॉर्मल जनरल टर्म में समझने के लिए। और टेम्पलेट यूआरएल जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम तो टेम्पलेट यूआरएल में हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी एक्सटर्नल फाइल का लिंक डालते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक H1 ले लिया, एक यहाँ पे मैंने H2 ले लिया। ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। ठीक है।
हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट यूआरएल क्या करता है, कि आपका एक्सटर्नल एचटीएमएल जो फाइल्स होती है ना उसको कॉल करता है। ठीक है, और एक हमारा होता है टेम्पलेट, TEM, ये देखिए टेम्पलेट आ रहा है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर हम लोग मैनुअली एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, मैनुअली मतलब कहने का मतलब इनलाइन एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं हम लोग इसमें। इनलाइन एचटीएमएल यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे, सेकंड, ओके, मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम्म, चलिए H1 ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको ना ऑटोमेटिक वाले सपोर्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, दिस इज inline HTML using template metadata। ठीक है, अब वहां पे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो। कॉमा लगा देता हूँ। ऑलराइट, हमारा पुराना एचटीएमएल था ना, यहाँ पे इसको हटा के टेम्पलेट यूआरएल एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखिए, हमने अपने कंपोनेंट में, हमने हमारे कंपोनेंट में टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, यानी कि इनलाइन वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट भी इनलाइन ही आना चाहिए। देखिए इनलाइन आ रहा है। ठीक है, और अगर, अब देखिए, अगर मैं वापस इसको कमेंट कर देता हूँ और टेम्पलेट यूआरएल को ओपन कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि इस टाइम हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक्सटर्नल वाला आएगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ये देख के, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं लाइव। ठीक है ना, फिर से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। हाँ, दूसरी चीज, अगर आपको मान लीजिए, आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको मल्टीपल लाइन का लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे जाते ही एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस सिंगल कोट्स की जगह कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद है कि नहीं है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। तो वो बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कीबोर्ड खोल लेता हूँ, वर्चुअल वाला। देखिए ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में ये जो टिल्ट वाला जो निशान है ना, इसके पास जो ये टेढ़ा वाला जो है, इसका मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो प्लीज कमेंट में बताइए इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये जो सिंगल वाला को है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा उसी सिंबल से जो कि टिल्ट वाले के पास है। यहाँ पे भी मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं नीचे भी जाऊंगा कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे भी मैं H3 लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, थैंक्स, कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए। ठीक है, तो आपका अब नोट्स में भी मैंने मतलब लगभग यही सब लिख रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट यूआरएल होता है। ठीक है, दोनों व्यू को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, सिंपल सी बात है। टेम्पलेट के बारे में मैंने लिख रखा है कि टेम्पलेट प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द व्यू ऑफ अ कंपोनेंट इन लाइन। ठीक है, डायरेक्टली विद इन कंपोनेंट फाइल you write the HTML markup and Angular template syntax
डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग विद इन टेम्पलेट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एक आता है आपका टेम्पलेट यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है नोट्स में कि द टेम्पलेट यूआरएल प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कीप द कंपोनेंट व्यू इन अ सेपरेट फाइल, usually with .html extension rather than directly inline within the component file. You provide the relative path to the external template file using template URL। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम टेम्पलेट यूआरएल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसका उस फाइल का एक्सटर्नल फाइल का पाथ देते हैं। ठीक है, पाथ देते हैं। तो पाथ देने के लिए क्या होता है, अगर हम लिखते हैं डॉट स्लैश, मतलब ये करंट वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है स्टाइल यूआरएल और स्टाइल में क्या फर्क है। ठीक है, ये भी मतलब इसको मैं पहले पहले जैसा कर देता हूं और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला वाला आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे स्टाइल यूआरएल और स्टाइल में क्या फर्क है। वही सिमिलरली एक जैसे ही है। स्टाइल से आप समझ ही गए होंगे सीएसएस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब स्टाइल यूआरएल में यहाँ पे स्टाइल यूआरएल जहाँ पे लिखा है ना, वो क्या करता है, वहां पे हम पाथ डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। ठीक है, अब ये इसने दे रखा है ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस का पाथ दे रखा है। ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H1। H1 का बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ रेड। ठीक है, मैं अपने आउटपुट में चलता हूँ, ये देखिए, समझ गए। अब यही सेम काम अगर हमें इनलाइन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल यूआरएल यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसकी जगह स्टाइल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टाइल्स क्या है, एरे है। यहाँ पे भी मैंने सिमिलरली वही सेम काम किया, सिंगल कोट्स, यहाँ पे मैंने लगाया H1, वही सेम काम। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और टाइम बचेगा हम लोग का। यहाँ पे रेड की जगह मैं लिखता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो हमने H1 का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दिया है। ठीक है, अब हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट में ग्रीन आ चुका है। ठीक है, अब हम वापस अपने कोड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल्स में क्या करते हैं, हम लोग इनलाइन सीएसएस लगाते हैं, स्टाइल्स लगाते हैं, और स्टाइल यूआरएल में हम लोग एक्सटर्नल कॉल करते हैं। और ये जो स्टाइल्स ये होता है ना, ये एरे फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं, मतलब सिमिलरली मान लीजिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने H2 के लिए बनाया, सपोज कीजिए। ठीक है, ये मैंने रेड कर दिया सर, सपोज। ठीक है ना, और सिमिलरली आप स्टाइल यूआरएल में आप मल्टीपल स्टाइल शीट को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक ये एरे हो गया। यहाँ पे देख रहा, आपको दिख रहा होगा एरे का ब्रैकेट भी लगा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं, कॉमा लगाना है और एक एक करके ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं अपने नोट्स में चलूं तो नोट्स में भी आपको वही वही चीज मैंने आपको लिख रखी है कि द स्टाइल, स्टाइल के बारे में बात करें हम लोग। स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज टू डिफाइन इनलाइन सीएसएस, ध्यान दीजिएगा, इनलाइन सीएसएस स्टाइल डायरेक्टली विद इन द कंपोनेंट्स। You write the CSS rule as a string directly inside the style array in the component। ठीक है, इन द component decorator। आपको क्लियर हो रहा होगा, तो आपको मतलब इमेजिन कर पा रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। ठीक है,
और वही मैंने स्टाइल यूआरएल के बारे में बता रखा है कि स्टाइल यूआरएल प्रॉपर्टी इज यूज्ड when you want to keep the component style in a separate css file usually within dot css extension को नाम की फाइल होगी, ठीक है, rather than directly in line within the TypeScript, ठीक है, मतलब इनलाइन यूज करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली एक्सटर्नल फाइल को हम कॉल करें, ठीक है, जिसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट सी एस नाम से होगा। और वैसी बातें आप जानते हैं कि स्टाइल शीट जब भी हम लोग स्टाइल शीट बनाते हैं ना तो डॉट सी एस एस का एक्सटेंशन होता है, आपको दिख रहा होगा, सॉरी। और जब भी हम लोग जो है कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका कंपोनेंट सॉरी टेम्पलेट बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट एच टी एम एल नाम से होता है, ठीक है। अब आपको मैंने स्टाइल्स के बारे में बता दिया तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको हल्का फुल्का आइडिया स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया होगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि सारा का सारा हमारा कोड जो है इस ऐप के अंदर आता है, आता है, इस ऐप के अंदर ही हमारा ये स्टाइल है जो कि इस पार्टिकुलर रूट कंपोनेंट या रूट टेम्पलेट के लिए है, ठीक है। लेकिन इस ऐप मॉड्यूल के बाहर भी एक स्टाइल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारा ग्लोबल है, ठीक है। सपोज करो मैंने H1 के लिए लिख दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, अभी भी ग्रीन दिखा रहा है, क्यों आप सोच रहे होंगे, इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देता है अपने लोकल वाले को, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारा इन लाइन को मैं बंद कर देता हूँ, कंपोनेंट में जाके इसको मैं खोल देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखा रहा होगा रेड, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास जो इसका खुद का इस मॉड्यूल का खुद का जो सी एस एस है उसमें अगर मैंने ये डिफाइन नहीं किया होता, ठीक है, याद रखिए शॉर्टकट क्या है इसका कमेंट करने का, कंट्रोल के सी, कंट्रोल प्लस के प्लस सी। तो इस केस में मुझे ये येलो दिखा था, ग्लोबल वाला लेता, क्योंकि प्रायोरिटी ये लोकल वाले को पहले देता है, बाद में ये बाहर ग्लोबल वाले में जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने टेम्पलेट यूआरएल के बारे में सीख लिया, टेम्पलेट के बारे में सीख लिया, स्टाइल यूआरएल के बारे में सीख लिया, स्टाइल के बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे प्रिजर्व व्हाइट स्पेस के बारे में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं प्रिजर्व व्हाइट स्पेस के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने नोट्स पे चलते हैं, आपको पहले थ्योरेटिकल बताता हूँ। तो मैंने आपको नोट्स में लिखा है कि जैसे इन एंगुलर क्या होता है, प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस जो होते हैं is an option that can be used to control how white space जैसे कि स्पेस हो गया, टैब हो गया या लाइन ब्रेक हो गया, कुछ भी, वो कैसे ट्रीट होंगे, हाउ व्हाइट स्पेसेस आर ट्रीटेड विद इन अ टेम्पलेट ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट हमें व्हाइट स्पेस को प्रिजर्व करना है कि नहीं करना है, ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहले इसका एक यूसेज क्या क्या यूसेज है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रिजर्व व्हाइट स्पेस ऑप्शन इज अ सेट, कहां पे, कंपोनेंट में, कंपोनेंट डेकोरेटर में, टू स्पेसिफाई डिजायर्ड बिहेवियर फॉर हैंडलिंग व्हाइट स्पेसेस इन द कंपोनेंट टेम्पलेट, ठीक है। अगर आप नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे बहुत ही जैसे एग्जांपल दिखाऊंगा तो, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस मतलब जनरल तो आप समझ ही गए होंगे पढ़ के कि हमारे जितने भी स्पेसेस होते हैं, टैब्स होते हैं, या फिर हमने लाइन ब्रेक किया होता है तो उसमें जितने भी स्पेस बच जाता है ना, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है कि नहीं करना है, ये बताने के लिए होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके की वैल्यू लेता है, या तो ट्रू लेता है या फिर फॉल्स लेता है, ठीक है। तो जो हमारा डिफॉल्ट होता है ना, मतलब हम कुछ डिफाइन नहीं करेंगे तो ये लेता है फॉल्स,
ठीक है। अब उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैं अपने कोड में चलता हूँ। ठीक है। अपने HTML वाले में आता हूँ और यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, जैसे कि बटन बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा ऐड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब सब्ट्रैक्ट। समझ जाना आप लोग। ठीक है। फिर मैं एंटर मार रहा हूँ, देखिए अगली लाइन में लिख रहा हूँ, हर एक लाइन में। यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई। अगले लाइन में मैंने लिखा डिवाइड। ठीक है। लीजिए मैं एक और स्पेल दे दिया मैंने। ठीक है। अब जब मैं ब्राउजर में इसको देखने जाऊंगा, ब्राउजर में ये आपको कैसे दिख रहा है, ही ब्राउजर में आपको इस तरीके से दिख रहा है। कहीं पे कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है ना, बाय डिफॉल्ट इसका जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रीसेट व्हाइट स्पेस है ना, वो हमारा फॉल्स है। अब मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। हम कंपाउंड में चलते हैं, इस वाले लाइन को मैं हटा देता हूँ। ओके, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे प्रीसेट व्हाइट स्पेस लगाता हूँ, कॉलन, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है। वापिस हम अपने आउटपुट पे चलते हैं। अभी भी यही आ रहा है, क्योंकि इसने उसको प्रिजर्व नहीं किया है। अब जब मैं इसको ट्रू करता हूं, तब देखिए क्या होता है। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेसेस अपने आप इसने मेंटेन कर दिए हैं। हमने और कोई कोड नहीं लिखा है, बस एक ये वाला मेटा डाटा यूज किया है, हमारा काम हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स डिफॉल्ट में मैंने क्या लिख रखा है कि एंगुलर क्या करता है, रिमूव ऑल अननेसेसरी व्हाइट स्पेस। जितने भी अगर फॉल्स रहेगा या फिर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया होगा, तो जितने भी फालतू के जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। दिस मीन्स दैट कंजिक्यूटिव व्हाइट स्पेस या फिर टैब्स या लाइन ब्रेक आर रिप्लेस्ड विथ अ सिंगल स्पेस। ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो क्या करेगा, एंगुलर क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा द ओरिजिनल व्हाइट स्पेस एज दे अपीयर इन द टेम्पलेट, मेंटेनिंग द एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज्ड इन द टेम्पलेट। ठीक है, वही चीज है। समझ में आ रहा होगा आपको, आप लोगों को। एक दो तीन चार पाँच छह। अरे तो मेरे ख्याल से छह में ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। सिंगल व्हाइट स्पेस को ये मेंटेन कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज कर रहा है ये। तो आपको प्रिजर्व व्हाइट स्पेस भी क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल में भी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है ना, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक H1 ले रखा है मैंने। H1 में मैंने प्रीसेट व्हाइट स्पेस नाम से डाल रखा है और PUP लिखा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ टेम्पलेट ले रखा है। ठीक है। प्रीसेट व्हाइट स्पेस में मैंने ट्रू का रखा है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहानी। इसमें क्या होता है, ये मैंने कॉपी किया, ये मैं अपने वाले प्रोजेक्ट में गया, HTML जितने भी मैंने लिख रखे हैं सबको मैंने हटा दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी हमारा आउटपुट दिख रहा है ये। ठीक है। क्योंकि हमने प्रिजर्व व्हाइट स्पेस का रखा है। इसको मैं अगर मैं फॉल्स करूं तो कैसा दिखेगा, सच कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। तो जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, एक बात याद रखिएगा, जो हमारा जो डिफॉल्ट स्पेस होता है ना, उसी को ही ये दिखाएगा। ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने 10-12 स्पेस लगा दिए।
ठीक है, हम अपने ब्राउजर में जाके देखेंगे तब भी इतना ही स्पेस दिखा रहा है। क्यों? तो जो जो डिफॉल्ट एक एक जो स्पेस होता है ना, बस खाली वही ये प्रिजर्व करता है, इसलिए। ठीक है। हम्म। अब यही सब मैंने एग्जांपल में दे रखा है आपको। यहाँ पे लिखा है यूज प्रिजर्व वाइट स्पेस ट्रू कब? इफ यू वांट टू मेंटेन द एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ द टेम्पलेट, स्पेशली व्हेन द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स द लेआउट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है। और फॉल्स कब यूज करना है? इफ यू वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द rendered HTML and remove unnecessary white space which can help you to improve loading times। ठीक है। तो इसका छोटा सा समरी क्या हो गया? तो आपका व्हाइट स्पेस होता है ना, प्रिजर्व व्हाइट स्पेस इज एन ऑप्शन that control how white spaces are handled in the component template. Setting it to true preserve the original white space, while setting it to false remove unnecessary white space during rendering. Choose the option that best suits your specific requirement and design preference। ठीक है, वही कहानी है। तो अभी तक मैंने आपको टेम्पलेट यूआरएल और टेम्पलेट के बारे में बता दिया। फिर मैंने आपको स्टाइल यूआरएल और स्टाइल के बारे में बता दिया। फिर मैंने आपको प्रिजर्व वाइट स्पेसेस के बारे में भी बता दिया। ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम एनकैप्सुलेशन प्रोवाइडर्स इन सब के बारे में बताएंगे। तो हमारा हल्का फुल्का जो है अभी कोडिंग देखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे और हम अपने बहुत सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे आगे। ठीक है। तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे इस वाले चैनल पर चले जाइए। हमारा चैनल का नाम है लर्न कोड विद अकी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसमें और भी वीडियोस लाने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। बहुत जल्द मैं गिटहब का वीडियोस लेके आऊंगा, ऊप्स का लेके आऊंगा, ऊप्स का एकदम डिटेल्ड वे में लेके आऊंगा, कोर के वीडियोस लेके आऊंगा, .NET कोर। ठीक है। आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।